नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल OneExam.in पर। मैं भरत सिंह राठौड़। आज की क्लास का टाइटल, आज की क्लास का हमारा शीर्षक है डिसेंट्रलाइजेशन। वैसे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी यानी अथॉरिटी का डेलीगेशन करना यानी निचले स्तर पे अथॉरिटी का फ्लो होना यानी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। जब किसी अथॉरिटी कोई पावर सुपीरियर से हायर से लोअर की तरफ आती है उसको डेलीगेशन कहते हैं। और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पर मेरा एक लेक्चर है जिसपे मैंने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के रिलेटेड सारी बातें कर रखी है। वैसा ही डिसेंट्रलाइजेशन भी एक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, यानी अपनी पावर को नीचे की तरफ डेलीगेट करना। तो डिसेंट्रलाइजेशन एक वाइडर सेंस में मतलब है, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। आपको डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ने से पहले एक बार आप ऑर्गेनाइजेशन, मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है उसको आप जरूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने आपको ऑर्गेनाइजेशन कितने टाइप्स के होते हैं उन टाइप्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन मैंने बता रखे हैं। यानी जब मैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अपन बात करेंगे कि कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ पे दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन आपके सामने आएंगे। एक होगा सेंट्रलाइजेशन और एक होगा डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब हुआ सारी की सारी सारी की सारी मतलब जितनी भी डिसीजंस मेकिंग होगी वो सब कहाँ से होगी कि वो सर सेंटर से होगी। दैट मीन्स ये सेंट्रलाइज सिस्टम है जहाँ पे एक ही जगह से सेंटर से सारा डिसीजन मेकिंग होगी। दूसरे लेवल के लोगों को यहाँ पे कम पूछा जाएगा या ना पूछा जाएगा। और जब डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे अपन, जब हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन में, इस तरीके के संगठन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक सेंट्रल सिस्टम तो होता ही होता है जहाँ पे कुछ डिसीजंस होते ही होते हैं, कुछ डिसीजन रिलेटेड डिसीजन मेकिंग होती है। लेकिन ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग्स होती है वो निचले स्तर पे होती है। निचले स्तर का मतलब हुआ हर डिपार्टमेंट का अपनी तरफ से डिसीजन मेकिंग की छूट होती है वहाँ पर। ऐसे संगठन को बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे कुछ डिसीजन सेंट्रल के पास और बाकी सारे सबऑर्डिनेट या निचले स्तर पे, जो लोअर स्तर पे जो भी लोग हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होता है। राइट, तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। इसी डिसेंट्रलाइजेशन में जिस पावर को निचले स्तर में दिया जाता है उसे बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्या बोला जाता है? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी अथॉरिटी यानी जो भी पावर है उस अथॉरिटी का डेलीगेशन करना यानी नीचे की तरफ देना, यानी हायर से लोअर की तरफ। जब हायर से लोअर की तरफ जाता है उसको बोला जाता है डेलीगेशन। तो आपकी अथॉरिटी का डेलीगेशन करना ये होता है जब आपका ऑर्गेनाइजेशन डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का लेक्चर भी मेरा अवेलेबल है और ऑर्गेनाइजेशन कितने प्रकार के होते हैं उसका लेक्चर भी अवेलेबल है। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो पर्टिकुलर फोकस हमारा रहेगा डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, इसके क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है। उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी डिसेंट्रलाइजेशन कहने से नहीं, एक्चुअल में डिसेंट्रलाइजेशन कितना हुआ है उस पर भी निर्भर करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना डिसेंट्रलाइजेशन करता है, यानी निचले स्तर पे कितनी पावर को देते हुए चलता है। और उसके बाद हम ये देखेंगे कुछ इसके सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। आई होप यहाँ तक आपकी पिक्चर क्लियर हुई हो कि हम पढ़ क्या रहे और कहाँ से क्या बातें जुड़ रही है। राइट, तो ये बिजनेस मैनेजमेंट का पार्ट है। सबसे पहले बता दूं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन में जहाँ पर डिसीजन मेकिंग सेंटर से होती है, डिसेंट्रलाइजेशन जहाँ डिसीजन मेकिंग कुछ सेंट्रल से होती है लेकिन ज़्यादातर 80% डिसीजन मेकिंग निचले स्तर पे, लोअर सुपीरियर नहीं करते, लोअर सेक्शन वाले लोग यानी सबऑर्डिनेट्स करते हैं। राइट, उसी जो सुपीरियर नहीं करके लोअर सबऑर्डिनेट जो डिसीजन मेकिंग करते हैं और ये पावर उनको जो मिलती है उसे बोला जाता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी डिसेंट्रलाइजेशन का पावर है, पार्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। यानी डिसेंट्रलाइजेशन तब होगा जब आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करोगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या होता है ये भी एक अलग लेक्चर में बता चुका हूँ, और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है उसको अपन अभी पढ़ते हुए चलते हैं। आई होप यहाँ तक कोई बात आपकी रही हो, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए हम क्या पढ़ रहे हैं और किस समय क्या चल रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद दूसरी चीज़ समझ में आनी नहीं आनी दूसरी बात है, पहले ये तो पता हो कि आप पढ़ क्या रहे हो। ठीक है, चलो शुरू करें क्लास अभी हमने जी। आज का हमारा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है, नाम से पता चला होगा, ऑर्गेनाइजेशन टाइप्स पढ़ा होगा, वहां पे पता चला होगा। जब आप एक चीज को हायर से लोअर की तरफ पावर का क्या कर रहे हैं, सर्कुलेशन कर रहे हैं, यानी ब्लड, पानी, जब पानी ऊपर से बांध में से पानी नीचे की तरफ गिरता है और पानी नीचे जाके फैलाव कर लेता है, उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। यानी ये कोई बांध है, ये बांध है, यहाँ से पानी निकल रहा है, ये बांध है, ये डैम है, और इस डैम में से पानी निकल रहा है
और ये पानी नीचे की तरफ जा रहा है, और नीचे की तरफ जाने के बाद ये पानी क्या हो जाएगा, फैलाव ले लेगा, और इसी को बोलता है, इसको बोला जाता है सबऑर्डिनेट्स। ये जो सबऑर्डिनेट्स नीचे वाले लोग, अब पानी का मोड़ किस तरफ, किस मोड़ पे पानी किस गली में, किस छोटी छोटी नदियों में जाना है, ये डिसीजन कौन करेंगे, ये सबऑर्डिनेट करेंगे। लेकिन एक जगह इकट्ठा होकर एक जगह पावर का केंद्र बिंदु, जो सेंटर बिंदु हो जाएगा पावर का, जहां से पानी निकल रहा है, पावर जहां से निकल रही है, जहां से पानी निकल रहा है, उसे बोला जाएगा सुपीरियर। यानी यहाँ से पानी का छोड़ा जाएगा डैम में से, तभी वो पानी नीचे नदी नालों में और यहाँ पे जाएगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब पानी छोड़ना डैम में से। अब निचले स्तर पे लोगों को डिसाइड करने दो कि उनको कहाँ क्या करना है, किस तरीके से डिसीजन लेना है, राइट। तो इसको बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम। ठीक है, थोड़े वियर्ड होंगे एग्जाम्पल, लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए बात, मुद्दा ये है। चलो अब बात करते हैं अपन कुछ डेफिनेशन की। क्या डेफिनेशन है कि इट इज द सिस्टमैटिक efforts to delegate, देखो शब्द आ गया delegate, delegate to the lowest levels all authority except that which can be exercised at central point। बच्चे पूछते हैं सर हम क्लास नोट कहाँ से बनाएं, तो बुक्स नोट्स, वैसे नोट्स मेरे अवेलेबल हैं, लेकिन क्लास नोट्स बनाओ तो इस तरीके से आप साथ साथ में लिख के बना सकते हो कि इट इज अ सिस्टमैटिक एफर्ट। ये एक सिस्टमैटिक एफर्ट है जो क्या करता है, डेलीगेट करता है। डेलीगेट क्या करता है, लोअर लेवल पे, लोवेस्ट लेवल पे डेलीगेट करता है आपकी अथॉरिटी को। यानी ये क्या करता है, ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी करता है। ये कहता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का डेलीगेशन करता है। कहां से करता है, हायर टू लोअर, हायर टू लोअर, बस ये सिस्टम है, इसको बोलता है डिसेंट्रलाइजेशन। हाँ, कुछ पावर एक्सेप्ट सम कैन बी एक्सरसाइज फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, कुछ पावर सेंट्रल पॉइंट से एक्सेप्ट चल सकते हैं, एक्सरसाइज हो सकते हैं। बाकी ज्यादातर 20% सेंटर पे रहता है, 80% को डिसेंट्रलाइज कर दिया जाता है, 80% पावर नीचे दे। कुछ जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कुछ डिसीजन ऊपर रहता है, बाकी सारे फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, प्रोडक्शन सारे के सारे बड़े छोटे छोटे डिसीजन, सारे के सारे 80% डिसीजन नीचे लेवल पर दे दी जाता है। यानी आप अपना कार्य करें सबऑर्डिनेट, और अपना डिसीजन खुद ले और अच्छे हित में ले, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन संगठन के हित में, राइट। तो इसको बोलता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, उनके भी अलग अलग मैनेजर होते हैं, ब्लॉक मैनेजर, ग्रुप मैनेजर अलग अलग बना दिए जाते हैं, लेकिन सेंट्रल डिसेंट्रलाइज पावर को डेलीगेट कर दिया जाता है, नीचे की तरफ दे दिया जाता है, तुम देखो तुम करो काम। बड़े डिसीजन, बहुत ज्यादा बड़े डिसीजन जो 20% के दायरे में आते हैं, वो सेंट्रल से लिए जाएंगे, बाकी सारे डिसीजन नीचे से लिए जाएंगे। ठीक है सर, और क्या मतलब हो सकता है इसका, सीधी सी बात है सर, पुशिंग डाउन। क्या कर रहे हैं हम, पुशिंग डाउन, नीचे की तरफ पुश कर रहे हैं, पुशिंग डाउन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी को पुश कर रहे हैं, एंड पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग एट द या टू द लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के लोअर लेवल पे हम क्या करें, पुश करें अथॉरिटी और पावर दोनों को, अथॉरिटी और पावर दोनों को। ठीक है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। या क्या बोल सकते हैं सर, इसको और भी क्या कह सकते हैं हम, इसको बोल सकते हैं ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम हायर टू लोअर। यानी हमारी अथॉरिटी को हायर से लोअर लेवल के ऊपर ट्रांसफर भी हम क्या कर रहे हैं, यही काम है। और डिसेंट्रलाइजेशन का हायर लेवल से लोअर लेवल के अपनी अथॉरिटी को ट्रांसफर कर रहे, डेलीगेट कर रहे और पुश डाउन कर रहे हैं, राइट। ठीक है सर, अब मुद्दा आता है, ये तो समझ गए आप डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा डिसीजन, जो ज्यादा से ज्यादा डिसीजन, मोर डिसीजंस कहां पे होंगे, ध्यान रखना। डिसेंट्रलाइजेशन का मेन मुद्दा ये, सबसे ज्यादा ज्यादा डिसीजन क्या, लोअर लेवल पे होंगे। जब ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लोअर लेवल पे होंगे, उसी को डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम कहा जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा इंपैक्ट, जो डिसीजन के इंपैक्ट होते हैं, तो इंपैक्ट, जो इंपैक्ट डिसीजन है, कौन से, इंपैक्ट डिसीजन यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन है। ये भी याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी कहाँ पे होंगे, वो भी लोअर लेवल पे ही होंगे। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आप डिसीजन को लोअर लेवल पे डाल दो, सिर्फ हल्के हल्के डिसीजन को डाल दो, मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजंस भी आपको लोअर लेवल पे डाले जाएंगे, तब भी उसको डिसेंट्रलाइजेशन कहा जाएगा। ऐसा नहीं कि सब छोटे मोटे डिसीजंस आप डाल दो, सबसे मेन डिसीजन तो आप अपने पास रखो, नहीं, मोस्ट इंपैक्ट डिसीजंस भी आपको कहाँ, लोअर लेवल पर डालने पड़ेंगे, उसी को डिसेंट्रलाइज। हाँ, 20% डिसीजन कुछ आपको अपने, जो हाईली रिस्की डिसीजंस होते हैं वो अपने पास रखने के, सेंटर के उसको चला सकता है, उसके पास रखने पड़ेंगे। बाकी सारे के सारे लोअर लेवल पे आपको डिस्ट्रीब्यूट या डेलीगेट करते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। फिर हम ये देखते हैं कि जो डिसेंट्रलाइजेशन आपने किया है, इसकी डिग्री क्या है, यानी डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ,
यानी डिसेंट्रलाइजेशन तो हो गया, हमेशा क्या होता है, जैसे पॉलिटिशियन में होता है, कथनी और करनी में फर्क होता है। घोषणा पत्र कुछ और कहता है चुनाव से पहले, और जब चुनाव एक्चुअल हो जाता है उसके बाद कार्य कुछ और ही कहते हैं। तो वैसे ही बोलता है कि कुछ ऐसे ऑथर्स हुए, कुछ ऐसे इस तरीके से मैनेजमेंट गुरु हुए, ठीक है, फिलोसोफर्स हुए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, उन्होंने बोला डिसेंट्रलाइजेशन तो है आपके अंदर, ध्रुवीकरण तो है आपके नीचे, आप नीचे की तरफ लोगों को पावर तो दे रहे हो, लेकिन किस स्तर पे दे रहे हो, आपकी डिग्री मापना जरूरी है। डिग्री मापना यानी आपका मेजरमेंट करना जरूरी है, मेजरमेंट करना जरूरी है कि आपका डिसेंट्रलाइजेशन किस स्तर तक है। मतलब 70% डिसेंट्रलाइजेशन आप तो कह रहे हो हम 100% डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या है उसकी डिग्री मापना जरूरी है। वो 70% भी हो सकता है आपका, 50% भी हो सकता है, या आपसे पागल बनाने के लिए बात कर रहे हैं। एक्चुअल में तो डिसेंट्रलाइजेशन 20% और 80% किसके पास है, सेंटर के पास है, राइट। तो इसको डिग्री का मापने का दो तरीके के ऑथर आपके सामने दिखा देता हूं मैं। उन दो तरह के ऑथर ने अपने अपने तरीके दे रखे, इससे आप डिग्री मान सकते हो, इससे आप डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री माप सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। सबसे पहले मैं बात करते हुए चलता हूं एलन की, किसकी, एलन की, प्रोफेसर एलन की बात करते हैं। तो एलन साहब क्या कहते हैं, एलन साहब कहते हैं कि ऐसे कर देता हूं, राइट। एलन साहब, एलन जो प्रोफेसर एलन है वो बोलते हैं तीन तरह की बात की उन्होंने, व्हाट काइंड ऑफ ऑथोरिटी इज डेलीगेटेड। सबसे पहले तो आप ये देखो कि किस तरीके की ऑथोरिटी डेलीगेटेड की हुई है, क्या वो एकदम रद्दी किस्म की, हल्के किस्म की ऑथोरिटी नीचे डेलीगेट की है, जिसका डेलीगेट करना होना है ना होना किसी तरीके का मायना नहीं रखता है ऑर्गेनाइजेशन को उसके ऑपरेशन को चलाने में, राइट। तो आपको ये देखना है किस टाइप की अथॉरिटी आपने डेलीगेट की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपैक्ट डिसीजन, जो मैंने तो बोली थी कि एक तो क्या होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन नीचे होने चाहिए और इंपैक्टफुल डिसीजन नीचे होने चाहिए। इंपैक्टफुल मतलब जिन डिसीजंस का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोस्ट इंपैक्टफुल असर पड़ रहा हो वो डिसीजंस क्या होने चाहिए, नीचे की तरफ। तो आपको देखना व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी इज डेलीगेटेड, सबसे पहला सवाल तो ये आता है, किस तरीके की अथॉरिटी आपने डेलीगेट की। दूसरा, मिस्टर प्रोफेसर एलन सवाल पूछते हैं, हाउ फार डाउन in the organization, how far down in the organization it is delegated। अब आपको दूसरा सवाल आता है, पहली बात है किस तरीके की अथॉरिटी आपने डेलीगेट की है, दूसरा सवाल आता है कितने दूर तक डेलीगेट किए। कहने का मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का ये बीओडी आपका यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उस टॉप लेवल मैनेजमेंट से, या टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात कर लेता हूँ, उस टॉप लेवल मैनेजमेंट से आपने सिर्फ मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक डेलीगेट की है, नीचे लोअर लेवल तक तो आपका पहुंचा ही नहीं है डेलीगेशन। तो कहने का मतलब किस तरीके की डेलीगेट किया आपने अथॉरिटी और उसको कितने दूर तक आपने डेलीगेट किया, मतलब कितनी दूर तक आपने पुशिंग डाउन किया है। यानी निचले स्तर तो सुपरवाइजर जो है ना लेबर का और जो वर्कर काम करे उसके पास भी डिसीजन लेने की पावर होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का जो उसके स्तर का डिसीजन हो। तो इस तरीके आपको देखना है कितनी दूर तक आपने डेलीगेट की है उस अथॉरिटी को, क्या अथॉरिटी की है डेलीगेट और कितनी दूर तक अथॉरिटी को डेलीगेट किया है। दूसरी बात, तीसरा सवाल वो पूछते हैं जिससे हमें डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पता चलेगा, वो है हाउ कंसिस्टेंटली इट इज डेलीगेटेड। खाली एक बार डेलीगेट कर दिया यानी सिर्फ इस बार के लिए कोई डिसीजन हुआ तो आपने कह दिया निचले स्तर पे कोई आदमी जाके डिसीजन ले सकता है, लेकिन हाउ कंसिस्टेंटली यानी कितनी कंसिस्टेंटली, कितनी कंटिन्यूटी स्तर पे आप अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करते हो। तो ये तीन सवाल से पता चल जाएगा कि आपकी डिसेंट्रलाइजेशन की डिग्री क्या है और कितनी स्तर तक, कितनी इफेक्टिवली आप अपने डिसेंट्रलाइजेशन को लागू करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। किस प्रकार की डेलीगेशन कर रहे हो अथॉरिटी, कितनी दूर तक डेलीगेट कर रहे हो और कितनी कंसिस्टेंटली यानी कितनी कंटिन्यूसली डेलीगेट कर रहे हो। क्या एक बार की होती है, बाकी डिसीजन ऊपर वाले ही लेते हैं अपने आप सेंट्रल पे, लेकिन सिर्फ एक बार फॉर्मेलिटी करने के लिए आपने डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, नहीं, कंसिस्टेंटली आपको हर बार डिसीजन निचले स्तर पे करवाने पड़ेंगे, तभी डिसेंट्रलाइजेशन का डिग्री आपकी 100% होगी। ये तो बोला प्रोफेसर एलन ने। दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरे एक ऑथर आए और उनका नाम ना था अर्नेस्ट डेल। कौन थे? अर्नेस्ट डेल। ये क्या बोलते हैं अर्नेस्ट डेल, इनका क्या कहना है जरा समझते हैं इनका कहना। ये कहते हैं 4 तरीके के स्टेप बताए, इन्होंने बोला 4 टेस्ट टू डिटरमाइन, इन्होंने बोला 4 तरीके के टेस्ट कर लेते हैं, उससे पता चल जाएगा आपकी डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है। टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, सीधी सी बात कर दी इन्होंने बोला 4 तरह के टेस्ट कर लेते हैं, उससे आपकी औकात पता चल जाएगी डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन आपका कितना है। ठीक है जी सर, बात समझ में आ गई, अब करते आगे। चलो, पहला टेस्ट क्या है,
सबसे बोलते हैं, पहली बात बोलता है नंबर ऑफ डिसीजंस एट लोअर लेवल, यानी लोअर लेवल पे कितने नंबर ऑफ डिसीजन, पहली बात तो आपने डेलीगेट किए हैं, यानी लोअर लेवल पे कितने लोग डिसीजन, नंबर ऑफ डिसीजन कितने लेते हैं। मैंने बोला था आपको मोर डिसीजन, इन दोनों चीजों पे ही डिपेंड करेगा, ज्यादा से ज्यादा डिसीजन लोअर लेवल पे होना चाहिए। तो बोलता है कितने नंबर ऑफ डिसीजन लोअर लेवल पे लिए जाते हैं। पहली टेस्ट से आपको ये पता चल जाएगा। दूसरी बात ये पता चलेगी कि इफेक्ट ऑफ डिसीजंस, जो डिसीजंस लोअर लेवल पे जाते हैं उनका इफेक्ट क्या पड़ता है। इफेक्ट क्या करना मतलब विच काइंड ऑफ, वही सेम बात करता है, विच काइंड ऑफ डिसीजंस, किस तरीके के डिसीजन लोअर लेवल पे लिए जाते हैं। विच काइंड ऑफ डिसीजन हैज बीन टेकन फ्रॉम द लोअर लेवल, यानी उनका इफेक्ट क्या है, क्या वो हाई लेवल के है, क्या वो हाई लेवल के डिसीजन हाईली इंपैक्टफुल है, हाई इंपैक्टफुल डिसीजन है। जैसे फाइनेंस का ले रहा है, फाइनेंस का क्या डिसीजन ऊपर से लिया जाता है सेंट्रल से या लोअर लेवल पे लिया जाता है, इस तरीके आपको देखना पड़ेगा। डिसीजन तो आपने नंबर ऑफ डिसीजन नीचे दे दिया, लेकिन वो किस तरीके के, क्या वो हाईली इंपैक्टफुल है। तो अपना दूसरा चीज ये होता है कि इंपैक्टफुल डिसीजन नीचे लेवल पे होने चाहिए। ठीक है, ओके सर। तीसरी बात, जो तीसरा टेस्ट वो बोलता है, कौन, अर्नेस्ट डेल, जो हमारे दूसरे प्रोफेसर हुए, वो बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीजंस। वही बात कि जो डिसीजंस आप ले रहे हो उनका पूरे संगठन में, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंस कितना है, उनका महत्व कितना है उन डिसीजंस का। क्या वो एरे गरे डिसीजन ऐसे डिसीजन है या उनका बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। चाहे फाइनेंस का अगर डिसीजन हुआ तो उसका रियल में बहुत ज़्यादा महत्व रहेगा, कहाँ पे, आपके टोटल ऑर्गेनाइजेशन के हर डिसीजन के अंदर। तो आपको ये देखना है उनका महत्व क्या है। और चौथा टेस्ट जो है वो है चेकिंग ऑफ डिसीजंस, यानी आपको ये देखना है कि जो डिसीजन सबऑर्डिनेट्स ले रहे हैं क्या वो डिसीजन फुल एंड फाइनल है, क्या उनके ऊपर भी कोई चेकिंग की जा रही है कि वो डिसीजन सही है कि नहीं, या उनको भी चेंज किया जा रहा है। दैट मीन्स अगर सुपीरियर ने कहते हो या चलो तुम डिसीजन ले लो, तुम क्या लेते हो, जैसे वो डिसीजन लेते हो उन डिसीजन को वापस चेक किया जाता है, वापस रिव्यू हो जाता है, वापस उनको चेंज किया जाता है। तो फिर उसको डिसीजन लेने का मतलब ही क्या, जब सारे डिसीजन एट लास्ट चेक एंड फाइनल तो सेंट्रल लेवल पर होंगे। तो बोलता है कि चेकिंग ऑफ डिसीजन होती है कि नहीं होती। आपको ये देखना है कि जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, आर फ्री टू टेक डिसीजंस, वो फ्री है कि नहीं डिसीजंस लेने में, फॉर देयर ओन अपने स्तर पे डिसीजन लेने के लिए फ्री है कि नहीं, या उनके ऊपर कोई प्रेशराइज है, या उनके ऊपर ऐसा लगता है कि उनके काम को वापस चेक किया जाएगा या उनके डिसीजन को चेक किया जाएगा, फिर उसका डिसीजन हुआ ही क्या, वो डिसीजन इन्फ्लुएंस हो गया, यानी उसके ऊपर किसी न किसी प्रकार का प्रभाव हो गया, तो वो डिसीजन सक्सेसफुल नहीं होना है। राइट, तो ये चार तरह के टेस्ट बोलता है, अर्नेस्ट डेल बोलता है ये चार तरह के टेस्ट करो, आपको पता चल जाएगा डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कितना है, एक्चुअल में डिसेंट्रलाइजेशन है कि नहीं, कैसे भी दिखावटी तौर पे डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम बनाया गया है। ओके, नंबर ऑफ डिसीजंस, इफेक्ट, उन डिसीजन का इफेक्ट होता है, उनका क्या महत्व है आपके लिए हुए डिसीजन का, और उन डिसीजन को वापस चेक किया जाता है कि नहीं किया जाता। चेकिंग बहुत ज़्यादा है तो मतलब वो डिसीजन को मायने नहीं, एक्चुअल में डिसीजन तो कौन लेंगे, सेंट्रल लेवल हायर लेवल पे ही डिसीजन आपके हो रहे हैं। राइट, इसे बोला है डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो एलन और अर्नेस्ट डेल की अपन ने बात करती। राइट, अब अपन बात करते हैं कि इसके एडवांटेज क्या है। जो डिसेंट्रलाइजेशन अपन करते जा रहे हैं, इनके एडवांटेज क्या है, इनके फायदे क्या, इनके मेरिट्स क्या, इनके महत्व क्या है। तो एडवांटेज को समझते हैं हम, क्या महत्व है डिसेंट्रलाइजेशन करने से, क्या हो जाएगा सबसे पहले रिडक्शन इन द बर्डन ऑफ टॉप लेवल ऑफिशियल्स। जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स है उनके बर्डन कम हो जाएंगे, बट ऑब्वियसली बात है जब नीचे लेवल पर स्तर पर डिसीजन लेने लग जाएंगे तो उनके ऊपर बर्डन कम हो जाएंगे तो वो एफिशिएंटली कोई काम कर पाएंगे, तो उनका बर्डन कम हो जाएगा जब निचले स्तर पर डिसीजन दिए जाएंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। दूसरी बात, क्विक एंड एक्यूरेट डिसीजंस। दूसरे क्या होंगे, जो डिसीजंस होंगे वो एक्यूरेट होंगे, यानी टॉप लेवल पे बोलते हैं बंद एसी कमरे में बंद रहकर आप डिसीजन ले लेते हो, बाहर क्या हो रहा है, एक्चुअल जमीनी स्तर पे क्या हो रहा है उसका आपको अंदाजा भी नहीं होता। तो जब इस तरीके के एक्यूरेट डिसीजन होने शुरू हो जाएंगे, जब जमीनी हकीकत पे जो काम कर रहा है वही डिसीजन लेने लग जाएगा, तो वो डिसीजन आपके एक्यूरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे और कथनी और करनी में फर्क नहीं रहेगा। दूसरी बात, क्विक डिसीजन होंगे, जरूरत उसको वही है, वो क्या करेगा, उसके लिए अप्रूवल भेजेगा, ऊपर वाले धीरे धीरे चेक करेंगे, फिर वो और टॉप लेवल मैनेजमेंट में जाएगा, उनकी मीटिंग होगी, फिर डिसीजन होगा, और डिसीजन एक्यूरेट भी नहीं होगा और टाइम कंज्यूमिंग भी होगा। तो क्विक और एक्यूरेट डिसीजन होने की संभावना डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से ज़्यादा हो जाती है। तीसरी बात, और क्या फायदे हैं कि जो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ बिजनेस,
आपके बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन आसानी से हो सकता है। जब टॉप लेवल मैनेजमेंट इजीली फ्री हो जाएंगे तो निचले स्तर पे, जब उसने डिसेंट्रलाइज पावर ही निचले स्तर पे दे दिया तो निचले स्तर पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगे, तो बिजनेस का डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा और अलग अलग डिपार्टमेंट बन जाएंगे। दैट मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट अपना काम कर पाएगा अलग से। और क्या, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सोनल, जो मैनेजर पर्सोनल है उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अच्छी तरीके से हो जाएगा। दैट मीन्स उनके अंदर नई विकास की चीज़ें आ जाएगी। जब वो निचले स्तर पे जा के काम करेंगे, डिसीजन लेंगे, तो जो निचले स्तर पे लोग हैं वो भी क्या होंगे, मैनेजर कैपेबिलिटीज उनके अंदर बन जाएगी। एक मैनेजर बनने की जो क्या बोलते हैं उनके अंदर होनी चाहिए, क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्वालिटीज़, वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो कैपेबिलिटीज़ उनके अंदर पैदा हो जाएगी जब इस तरीके के वो डिसीजन खुद लेने स्टार्ट कर देंगे, ना कि किसी के भरोसे रहेंगे। तो उनके ऑटोमेटिकली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का काम भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात हो जाएगी कि जो इफेक्टिव सुपरविजन एंड कंट्रोल विथ कोऑर्डिनेशन के साथ साथ उनका इफेक्टिव कंट्रोल और सुपरविजन भी वहीं उसी लेवल पे हो जाएगा, क्योंकि डिसीजन लेने वाला हर सुपरवाइजर चाहेगा जो डिसीजन मैंने लिया है उसको अच्छी तरीके से मैं लागू करूं, उसके साथ साथ उसको सही ढंग से कंट्रोल भी करूं, जो सोचा था वो उसी स्तर पे होगा ताकि रिजल्ट निकल के आए। तो याद रखिएगा, तो इस तरीके के डिसेंट्रलाइजेशन के ये सारे फायदे आपके सामने, एडवांटेज आपके सामने है। अब इसके जब एडवांटेज है तो कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे, तो देख लेते हैं। एक और एडवांटेज में लिख लेते हैं, मेरे सामने आ गया, वो है इंप्रूवमेंट ऑफ मोटिवेशन एंड मोरल। जो बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉइज आपके लिए काम कर रहे हैं, उनका मोटिवेशन और उनका मोरल भी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा। अब बूस्ट होने से वो क्या कहेंगे, और ज़्यादा एंथुसियाज्म और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे आपके बिजनेस के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब जब इसके एडवांटेज है तो इसके डिसएडवांटेज तो बट ऑब्वियसली बातें होंगी, वो अपना काम है, हर टॉपिक का अपन बात करेंगे, उसका प्लस पॉइंट कहेंगे, फिर उसको गालियाँ निकालेंगे और बात को खत्म कर देंगे। तो डिसएडवांटेज देखते हैं, इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखिएगा, इट इंक्रीज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। सीधी सी बात है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को, खर्चों को ज़्यादा कर देगा। एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चों यानी प्रशासनिक खर्चों को ज़्यादा कर देगा। दैट मीन्स ये क्या करेगा, डिसीजन छोटे छोटे लेवल पे होगा तो छोटे छोटे लेवल पे वो क्या मांगेंगे, फैसिलिटी मांगेंगे डिसीजन लेने की। तो धीरे धीरे क्या होगा, हर एक का अपन को एक मैनेजर बिठाना पड़ेगा, उसके ऊपर सुपरवाइजर बिठाना पड़ेगा, तो उनकी सैलरी का कॉस्ट हो या एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो, सारी की सारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नहीं तो अगर एक ही जगह से डिसीजन होगा तो सारी की सारी कॉस्ट कहाँ लगेगी, उस एक ही जगह पर लगेगी, ना कि निचले स्तर पर अलग अलग कॉस्ट लगेगी। ये हो गया डिसएडवांटेज, डीमेरिट। लैक ऑफ यूनिफॉर्मलिटी, यू है नहीं ये, ठीक है, यूनिफॉर्मलिटी एंड लोअरिंग ऑफ स्टैंडर्ड इन डिसीजन मेकिंग। ये तो सीधी सी बात आपको दिखते रहा है, जब निचले स्तर पे इनएक्सपीरियंस लोग डिसीजन लेने जाएंगे, जिनके अंदर मैनेजमेंट की खूबी नहीं होगी, मैनेजमेंट की क्वालिटीज नहीं होगी, वो डिसीजन लेने लग जाएंगे तो डिसीजन थोड़े स्टैंडर्ड वाइज थोड़े लोअर होंगे, ये ध्यान रखना। ये एक डिसएडवांटेज होगा, उनका स्टैंडर्ड क्या होगा डिसीजन लेने का, वो थोड़ा सा लोअर होगा और यूनिफॉर्मलिटी नहीं होगी। एक कुछ और बोलेगा, दूसरा कुछ और बोलेगा, तीसरा कुछ और ही करेगा। तो अगर एक जगह से पावर, हिटलर वाली थ्योरी यानी एक ही जगह से डिक्टेटरशिप वाली थ्योरी अगर लगती है, एक ही जगह से अगर कोई आदमी बोलेगा तो सारे उसको फॉलो करेंगे। लेकिन अगर अलग अलग जगह से डिसीजन होने स्टार्ट होंगे तो जो यूनिटी ऑफ कमांड है, जो मैनेजमेंट का बेसिक प्रिंसिपल है, वो कहीं ना कहीं हट हो जाता है और यूनिफॉर्मलिटी उनके अंदर नहीं रहती। राइट, ठीक है। इट नॉट परमिट फुल एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ मोर हाईली क्वालिफाइड पर्सोनल। जो सबसे ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड पर्सोनल है, जो डिसीजन लेने में सबसे हाईली क्वालिफाइड पर्सोनल है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसीजन को हमें क्या करना है, डिसेंट्रलाइजेशन है, निचले स्तर को भी हमें देना है कि वो भी डिसीजन अपने खुद ले सके। तो जो हाईली क्वालिफाइड पर्सोनल है उनका एक सही स्तर में और ज़्यादा से ज़्यादा मोर यूज़ हम उसका नहीं कर पाएंगे और एक लिमिटेड यूज़ उसका करके रह देंगे। ये भी एक इसका डिसेंट्रलाइजेशन का एक क्या है, आपका डीमेरिट है, डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है। और ओवरलैपिंग
क्या है, ओवरलैपिंग और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। सीधी सी बात है, जो एफर्ट, जो कार्य के लिए आप मेहनत कर रहे हो, जो एफर्ट्स कर रहे हो, उसका डुप्लीकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी डबल डबल काम होने स्टार्ट हो जाएंगे। आप कुछ और आप सोचोगे, आप इतनी मेहनत करोगे, नीचे पॉलिसी बनाओगे, नीचे वो और डिसीजन लेने वाला कोई और, जो निचले स्तर पे जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो कुछ और डिसीजन लेगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने स्तर पे कुछ और डिसीजन। तो एक ही काम के लिए बार बार डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग हो जाएगा, एक ही काम पे अलग अलग डिसीजन के हो जाएंगे। तो कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं होगा, नो क्लियर डेफिनेशन, नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ एक्टिविटीज। जो एक्टिविटीज कर रहे हैं उसकी कोई क्लियर डेफिनेशन, कोई किसी को डेफिनेशन क्लियर देगा ही नहीं। कि सबके पास डिसीजन मेकिंग की पावर खुद के पास होगी तो वो दूसरे को रिपोर्ट करना बंद कर देगा, डेफिनेशन अपनी एक्टिविटी का काम करना बंद कर देगा। और उसके साथ साथ जब एक्टिविटी का काम करना है तो रेस्पॉन्सिबिलिटी की भी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं होगी, यानी किसकी कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसका कितना कार्य, वो कार्य और रेस्पॉन्सिबिलिटी की निर्धारण जो डेफिनेशन है उनकी परिभाषा सही नहीं रहेगी। और तो परिभाषा सही नहीं रहेगी तो कोई कम करेगा, कोई ज़्यादा करेगा, तो उस तरीके से मिलावट हो जाएगा। ऑफ अ यूनिट और इंडिविजुअल, मे बी यूनिट या इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर आदमी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से भागेगा, उसकी डेफिनेशन नहीं होगी, या किसी ग्रुप की पूरी डेफिनेशन नहीं होगी कि हर कोई डिसीजन अपना खुद लेगा, राइट। तो ये कुछ डिसेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेज है, ये कुछ एडवांटेज हमने पढ़े, डिग्री पढ़ी, इसकी 2 ऑथर्स ने डिग्री दे रखी है, इसका मतलब अपने पढ़ा, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत, यहाँ तो कोई परेशानी डिसेंट्रलाइजेशन में तो हो तो जरूर बताइएगा। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप चैनल है, उस चैनल पे अपना ग्रुप मैंने डाल रखा है, भरत सिंह नाम से ही है, वहाँ पे जाके आप अपनी कोई समस्या हो तो आप जरूर शेयर कर सकते हो। थोड़ी देर में रिप्लाई मिलेगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। वैसे वन एग्जाम के ऐप पर भी आप डाल सकते हो, वेबसाइट पे भी आप डाल सकते हो, जहाँ पे भी आपको लगे थोड़ी समस्या आप अपनी शेयर कर सकते हो, जरूर रिप्लाई मिलेगा। थोड़ा देर मिल सकता है लेकिन आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, राइट। अब जो लास्ट टॉपिक है इस पर्टिकुलर टाइटल का, वो है प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। यानी जो डिसेंट्रलाइजेशन है आपका, उसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल यानी उसके सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, यानी आदर्श डिसेंट्रलाइजेशन किस सिद्धांतों पे, किस पॉइंटों पे, किस मौखिक बातों पर होना चाहिए, वो बातें अपन यहाँ पे शेयर करते हुए चलते हैं। जो कि किसने दी, याद रखना, किसने दी, प्रोफेसर राल्फ ने एंड जे कार्डिनर ने, ये याद रखना, इनके नाम याद रखना। ये ऑथर के मैं नाम इसलिए लिखा रहा हूँ कि याद रखना, डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन किसने दिया था, एलन ने और अर्नेस्ट। याद रखना 4 टेस्ट किसने दिए थे, वो दिए थे आपके अर्नेस्ट डेल ने, राइट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जो किसने दिया था, प्रोफेसर राल्फ ने और जे कार्डिनर ने दिए थे, ठीक है, कार्डिनर ने दिए थे। उसके बारे में बात करते हैं। 4 तरीके के प्रिंसिपल आपके सामने। सबसे पहले ये बोलता है रेस्पॉन्सिबिलिटी। वैसे प्रिंसिपल अगर आपने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ी होगी तो ये आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, वो सेम ही बात, वहाँ पे भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में अथॉरिटी को निचले स्तर पर डेलीगेट करना है। डिसेंट्रलाइजेशन का भी मेन काम है निचले स्तर पे आपको अथॉरिटी को डेलीगेट करते हुए चलना है। तो ये बोलते हैं 4 प्रिंसिपल क्या है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट ऑल्सो बी असाइंड along with अथॉरिटी। ये बोले कि अगर आपको आदर्श डिसेंट्रलाइजेशन बनाना है, एक अच्छा डिसेंट्रलाइजेशन बनाना है, सक्सेसफुल डिसेंट्रलाइजेशन बनाना है, 100% डिसेंट्रलाइजेशन आपके संगठन में लगना चाहिए, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि अथॉरिटी तो आप नीचे दे रहे हो, आप पावर नीचे दे रहे हो, अथॉरिटी डेलीगेट तो कर ही रहे हो अथॉरिटी को, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उसका मूल सिद्धांत इसका ये है कि आपको अथॉरिटी को डेलीगेट करना है। लेकिन उन अथॉरिटी के साथ साथ आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करनी है, उतनी की उतनी जितनी आपकी अथॉरिटी है। मैंने डेलीगेशन पढ़ाते समय, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पढ़ाते समय बताया था, पैरिटी बिटवीन अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपकी जिम्मेदारी और आपके पावर और जिम्मेदारी के बीच में पैरिटी, यानी एक क्या होना चाहिए, एक इक्वल समान भाव में क्या होना चाहिए, मापदंड होना चाहिए, तराजू से होना चाहिए, यानी जितना पावर उतनी की उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए मामला, राइट। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप अथॉरिटी के साथ साथ आप क्या करो, अलॉन्ग विथ योर अथॉरिटी यू मस्ट हैव टू डेलीगेट योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करना है, उन्हें जिम्मेदारी भी देना है, उन्हें जिम्मेदारी की परिभाषा भी बता के भेजनी है कि भैया तेरा ये काम है, तेरे पास पावर है, लेकिन ध्यान रखना ये तेरी जिम्मेदारी भी है, अगर फेल हो गया तो तू भुगतेगा, अगर अच्छा हो गया तो भी तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, तुझे इसका वाहवाही मिलेगी, रिवार्ड मिलेगी, राइट। दूसरी बात, दूसरा सिद्धांत क्या है एक अच्छे डिसेंट्रलाइजेशन करने का, वो है पावर टू टेक डिसीजन अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। Power to take decision about decentralization must be
वेस्टेड विथ टॉप मैनेजमेंट। दूसरी बात बोलता है जो डिसेंट्रलाइजेशन करने का जो पावर है मेन, कि डिसेंट्रलाइजेशन लागू किया जाए इस ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं किया जाए, ये पावर हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होना चाहिए। वो डिसाइड करेगा किस संगठन में, यार हमारे संगठन में कब डिसेंट्रलाइजेशन किया है, कब अथॉरिटी का डेलीगेशन किया जाए और कब नहीं किया जाए। तो ये पावर हमेशा किसके पास होना चाहिए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास होना चाहिए। अगर ये नहीं हो तो आपका डिसेंट्रलाइजेशन आप जब करोगे, वापस उसको छीनोगे या कम करोगे, तो आपस में कंफ्लिक्ट सा मामला हो जाएगा, लड़ाई कर लेंगे। कोई भी अपनी पावर छीनना या किसी की पावर छीनती है तो उसको पसंद नहीं आती, नेताओं की कुछ छीनती है तो वो दंगे कर देते थे। उसी प्रकार तो ये हमेशा किसके पास होना चाहिए पावर, टॉप लेवल मैनेजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए, किसको वोटिंग, किसको क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, राइट। ओके, तीसरी बात, जो आपके सबऑर्डिनेट्स है, सबऑर्डिनेट्स मस्ट बी कैपेबल इनफ टू टेक द डिसीजंस। खाली इसी से काम नहीं चलेगा कि आपने नीचे डेलीगेट कर दी अथॉरिटी, आपके जो जिसको डेलीगेट कर रहे हो उसकी औकात भी तो होनी चाहिए, उसको मस्ट कैपेबल भी तो होना चाहिए, और सबऑर्डिनेट्स के वो आपके जो इतना आपने भार दिया, इतना पावर दिया, उसको संभाल सके और सही डिसीजन ले सके। तो सबऑर्डिनेट मस्ट बी कैपेबल इनफ टू टेक अ डिसीजंस, और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपने उनको दी है, जो पावर दिया है, उसको लेने के लायक भी होने चाहिए। चौथी बात, जो चौथा प्रिंसिपल है राल्फ का, वो है जो टॉप ऑफिसर्स है आपके, टॉप ऑफिसर्स मस्ट डेलीगेट अथॉरिटी टू देयर सबऑर्डिनेट्स इन रियल सेंस। सीधी सी बात है, फेक नहीं कि हाँ जरूरत है तो इसलिए डेलीगेट कर दिया, ये तो रिक्वायरमेंट है इसलिए डेलीगेट कर दिया, बाकी एक्चुअल पावर खुद के पास रखते हैं। नहीं तो सबऑर्डिनेट को बोलते देख तू ज्यादा चप की तो जो निकाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से रियल सेंस में उसके पास अथॉरिटी डेलीगेट करो, यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट की ये दायित्व होना चाहिए कि रियल सेंस में वो सबऑर्डिनेट को डेलीगेट करे अथॉरिटी की, और एट द सेम टाइम सबऑर्डिनेट में एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो डेलीगेट अथॉरिटी की है उसके रिलेटेड वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हो। ये दो बातें तो इनकी हो गई। तीसरी बात, आपको क्या करना है, जो डेलीगेट अथॉरिटी की उसके साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करनी है। और चौथी बात ये होगी, तीसरी चौथी बात होनी कि ये डिसीजन जो है डेलीगेशन का, ये हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ के पास ही होना चाहिए और किसी के पास ही डिसीजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो यहां तक डिसेंट्रलाइजेशन की पूरी बात अपन हुए करते हुए चले। अपने उसका एडवांटेज पढ़ा, पहले उसका मतलब पढ़ा, फिर उसका एडवांटेज पढ़ा, डिसएडवांटेज पढ़ा, उसकी डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन पढ़ा, कैसे उसको मापा जाए वो पढ़ा अपने। दो तरीके के अपने प्रोफेसर आए, एलन और अर्नेस्ट डेल ने बताया कि किस किस टेस्ट से हम ये पता कर सकते हैं डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन कितनी डिग्री में हो रखा है और कितनी स्तर तक हो रखा है सक्सेसफुल, और एक आदर्श डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या सिद्धांत, क्या प्रिंसिपल होने चाहिए, जो प्रोफेसर राल्फ और जे कार्डिनर ने बताया, वो भी हमने पढ़े। 4 तरीके के, अथॉरिटी के साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी, डिसेंट्रलाइजेशन का डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास, टॉप ऑफिसर रियल सेंस में हमने अथॉरिटी डेलीगेट करे, और सबऑर्डिनेट उसको लेने के काबिल हो, कैपेबल हो, राइट। तो यहां पे अपना टॉपिक खत्म होता है डिसेंट्रलाइजेशन। आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आई होप मैंने जो बातें बताई, आई होप जो मैं इतनी मैंने मेहनत कर रहा हूं वो आपको समझ में आई हो, और किसी तरीके की समस्या हो, कोई शंका हो, कोई आपका सवाल हो, तो टेलीग्राम पे एनी टाइम अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम पे एनी टाइम अवेलेबल हूँ, और आप वन एग्जाम को ऐसे प्यार देते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारा कोर्स जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए, और भी आपके लिए बहुत कुछ चीज़ें आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट जगह पे।